आयुर्वेदा कहाँ से स्टार्ट हुआ? आज के टाइम पे एविडेंसेस हैं कि 4400 साल पहले हम डिजीज फाइंड नहीं करते, हम फाइंड करते हैं इम्बैलेंस। गुरुकुल वहाँ पे आयुर्वेदा सिखाया जाता है उन्हें? एक ऐसी विधा जिसको आज के टाइम पे दूसरे देश प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सिर्फ सही खाना जरूरी नहीं है, सही ढंग से खाना भी बहुत जरूरी है। तो बड़े पूर्वज थे वो लोग, आयुर्वेदा में क्या चीज उस समय खाते थे? टाइम पे हो या आज के टाइम पे हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा दवाखाना हमारी रसोई है। 5 ऐसे फायदे जानना चाहूंगा जो हर सुबह काली मिर्च के अपने घर में यूज कर सकते हैं। फैटी लीवर को रोकने के लिए काली मिर्च है, वो बहुत जबरदस्त काम करती है। अगर आपको ड्राई कफ है तो इंस्टेंट रिलीफ आता है। बहुत सारी लेडीज अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल आगे बढ़ाने के लिए मेडिसिन, ये आयुर्वेदा के हिसाब से कितना सेफ है? तो कोई भी ऐसी प्रोसेस जो आपके शरीर के नेचुरल तरीकों को डिसरप्ट करे वो खराब है। इनफर्टिलिटी कैसे आ जाती है लेडीज? इनफर्टिलिटी जरूरी नहीं है सिर्फ फीमेल को ही हो, मेल में भी इनफर्टिलिटी होती है। मेल का स्पर्म काउंट कम होता है, फीमेल अच्छे से स्लीप नहीं लेती है तो उसको बहुत जल्दी पीसीओडी होएगा। शुगर स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, शुगर गलत खान पान की वजह से भी हो सकती है, शुगर जेनेटिक भी हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? एक तरह से जेनेटिक डायबिटीज है जो जन्म से ही होती है। अब WHO खुद कहता है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना घटना, एंजाइटी, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। स्पिरिचुअलिज्म बहुत हेल्प करता है, मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करती है, करना बहुत आसान है। फैटी लीवर के खाने के बाद आपको ब्लोटिंग फील होगी, पेट फूला हुआ फील हो रहा है तो इट मींस समथिंग इज रॉन्ग। उसको डिटॉक्स कैसे किया जाए? डॉक्टर जय नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू जी। कैसे सर आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। सर मैं बहुत ही अच्छा हूँ और इतने सारे डॉक्टर्स के साथ आजकल मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सो इतनी सारी हेल्दी इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे आयुर्वेदा से रिलेटेड कि अगर एक पर्सन बीमार तो बाद में ही होगा, अगर वो आयुर्वेदा को आज से अपना ले तो बीमार कभी होगा ही नहीं। मतलब मैं इतना तो समझ चुका हूँ। बिल्कुल। लेकिन आज मैं ये समझना चाहूँगा कि आयुर्वेदा का इतिहास क्या है, मतलब प्योर डीप डाइव करना चाहूँगा मैं इसमें कि आयुर्वेदा आया कहाँ से। आज के टाइम में बहुत चलन में है लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ? पहले के हॉस्पिटल्स कैसे होते थे? पहले डॉक्टर्स देख के बता देते थे कि डायग्नोस कर लेते थे कि इसमें क्या बीमारी है। आज के टाइम में मशीनरी भी उसमें फेल हो जाती है। इन सब चीजों पर बात करना चाहूंगा आज। सबसे पहले आयुर्वेदा कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका पूरा इतिहास जानना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए इतिहास को अगर हम दो तरह से जाने तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी बेटर होगा जी, और जी। अच्छे से समझ भी पाएंगे। बिल्कुल। तो एक तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो हमें मिलता है, जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनमें जो एस्पेक्ट मिलता है तो वो पौराणिक काल से ही आयुर्वेद उपलब्ध था। चाहे वो देवताओं के वैद्य हों, अश्विनी कुमार हमने नाम सुना है कि दो वैद्य थे जो देवताओं की जो भी एलिमेंट्स होती थी उनको क्योर करते थे। उसके बाद अगर हम और कथाएं सुनते हैं तो हमने ये भी सुना कि शिव जी ने कैसे पहले गणेश जी का सर उतारा और उसके बाद एक एलिफेंट का सिर ग्राफ्ट किया। तो ये माइथोलॉजिकल हिस्ट्री तो पौराणिक है। इसके बारे में अगर हम जाएंगे तो ये तो कई लाखों वर्षों पुरानी। ये भी आयुर्वेदा था जो शिव जी ने बिल्कुल, वो प्रॉपर टेक्स्ट में वर्णन मिलता है। अगर हम गूढ़ जो ग्रंथ होते हैं, जैसे कि तंत्र के कुछ ग्रंथ हैं, रावण संहिता है, तो उसमें ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही शिव जी का एक और इवेंट था जब सती हुई थी, माता सती जो हैं वो अग्निकुंड में कूद गई थी। तो उसके बाद शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपने ससुर यानी दक्ष प्रजापति का सिर उतार दिया था और उसके बाद सिंबॉलिकली उन्होंने बकरे का सिर एक उनको लगा दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैं करते थे, अहंकार बहुत था। तो वो भी सर्जिकल हिस्ट्री हम मान सकते हैं। अब मैं बात करूं साइंटिफिक हिस्ट्री की, तो आज के टाइम पे एविडेंसेस हैं कि आज से 4400 साल पहले यानी 4400 साल पहले एक ऐसी चिकित्सा पद्धति उपलब्ध थी जिसमें सर्जरी भी होती थी, जिसमें डायग्नोसिस भी होता था। और ये बात सिर्फ आयुर्वेद तक सीमित नहीं है, मॉडर्न साइंस भी मानती है। सिर्फ पॉसिबल कैसे? मतलब आप कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस पे मैं और डीप में इस पे बात करना चाहूंगा 5 से 10 मिनट। आप कह रहे हैं पहले सर्जरी भी होती थी, सारी चीजें जो टूल्स आज हैं वो उस समय थोड़ी थे। अगर 44 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 44 ईयर्स, बिल्कुल 4400 ईयर्स पुरानी बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे होती थी ये सारी चीजें? और पहले डायग्नोस कैसे होता था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा। तो जो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो जो मॉडर्न टेक्स्ट भी हैं उसमें जब हम सर्जरी पढ़ते हैं तो फादर ऑफ सर्जरी करके सुश्रुत का नाम हमें देखने को मिलता है। आज के टाइम पे मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ, पीजीआई रोहतक में पूरा ऑडिटोरियम ही आचार्य सुश्रुत के नाम से है। तो ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज भी करता है। ये तो हुई जनरल एक व्यवहारिक बात,
लेकिन अगर मैं साइंटिफिक भी बात करूं तो जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, सर्जरी की किताबें पढ़ते हैं मॉडर्न साइंस की, तो उसमें सर्जरी की बेसिक जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है कि कुछ अवशेष मिले थे खुदाई Okay. के दौरान, और जिसमें जो हमारी फीमर है Okay. उसके ऊपर कुछ बैंडेजेस लगे हुए थे, और जब उसकी एजिंग करी गई, उसकी कार्बन स्टडी करी गई, तो उसमें पता लगा कि कुछ एक तरह से बैंडेजिंग ऐसी करी गई है जो कि फीमर फ्रैक्चर को क्योर करने के लिए करी गई थी। Okay. तो इससे प्रूव होता है कि हमारे पास ऐसी टेक्निक्स थी, ना सिर्फ हमें एनाटॉमिकल बल्कि फिजियोलॉजिकल नॉलेज भी थी कि कैसे डिजीज होती है, कैसे उसको हम क्योर कर सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं आयुर्वेदिक डायग्नोसिस की बात करूं तो आयुर्वेद में हम रोग की परीक्षा नहीं करते, हम डिजीज फाइंड नहीं करते, हम फाइंड करते हैं इम्बैलेंस। Okay. और उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत प्रचलित श्लोक है, रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानो अश्चय परीक्षेत, Okay. नाड़ी मल मूत्र जिह्वा स्पष्ट शब्द स्पष्ट स्पर्श दृक् और आकृति। ये 8 चीजें आपने आपके पास जो भी पेशेंट आया है उसकी देखनी है। पहली नाड़ी, नाड़ी इज पल्स एग्जामिनेशन। आज के टाइम पे लगभग सभी लोग उसको जानते भी हैं और अब तो समझने भी लगे हैं। नाड़ी में बेसिकली क्या होता है, आपकी प्रकृति क्या है, आप वातज हैं, पित्तज हैं, कफज हैं, ये सिर्फ इससे पता चल जाता है? सिर्फ इससे पता चल जाता है। और मैं बेसिकली नाड़ी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, और हम तो जनरेशनल नाड़ी वैद्य हैं, तो उसमें हमने ये तक देखा है कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है ओवर द टाइम, मैंने बहुत से वैद्य ऐसे देखे हैं जो सिर्फ नाड़ी पकड़ के ये बता देते हैं कि आज आप मेरे पास आए हो और कल आपने डिनर में क्या लिया था। मैंने यहाँ से पकड़ के? बिल्कुल, मैंने खुद मेरे दादाजी को देखा है, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे, 15 दिन बाद पेशेंट दोबारा से फॉलोअप के लिए आया तो वो नाड़ी पकड़ के ये कह देते थे मैं अब तेरे को दवाई नहीं दूंगा, तूने परहेज तोड़ा है। सिर्फ हाथ पकड़ के, सिर्फ नाड़ी देख करके। आप भी पता कर सकते हैं? बिल्कुल सर, देखो, करत करत अभ्यासते जड़मति हो सुजान। जब हम खुद के शरीर को समझते हैं, सबसे पहले एक वैद्य के लिए खुद का शरीर समझना बहुत जरूरी है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग माय बीएमएस, तो हमने देखा कि नाड़ी आज के टाइम पे एक ऐसा टॉपिक हो गया है जिसके बारे में कोई डिस्कस तो छोड़ो, जानने वाले ही बहुत कम बचे हैं। बिल्कुल। हमारे इवन जो प्रोफेसर्स थे उसमें से इक्के दुक्के को नाड़ी की अच्छी नॉलेज थी, नहीं तो वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित होकर के रह गया था। बट क्योंकि जनरेशनल था तो मैंने देखा है कि जिस डिजीज में इंसुलिन चला हुआ था, जी जी। उसमें सिर्फ डाइटरी चेंजेस करके, नाड़ी देख के कि आपकी ये आदत गलत है, इसको ठीक करो, आप कल रात को देर से सोए थे, अब से आपको टाइम पे सोना है, तो वो सारी चीजें आपकी नाड़ी बताती है। ये लाइव कर सकते हैं अभी? बिल्कुल कर सकते हैं सर। मुझे हाथी देना है आपको अपना? यस यस यस, बिल्कुल श्योर सर। जैसे अभी आपकी नाड़ी प्योरली वातज चल रही है। वातज मतलब? वातज नाड़ी, 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। वात इज द एयर एलिमेंट, ओके। और एयर एलिमेंट आपका एक्टिवेट है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद आप ट्रेवल कर रहे थे या आपने रेस्ट नहीं लिया है। हाँ। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट भी आज नहीं किया है या बहुत लेट किया है। क्योंकि वात जब हमारे शरीर में एक्टिवेटेड होता है जी। तो हमें जो फर्स्ट फिंगर है उस पर पल्सेशंस फील होती हैं। ओके। अब ये डिपेंड करता है आपने जिस वैद्य से बात करी, जिसको आपने नाड़ी दिखाई, उसका अनुभव कितना है, वो नाड़ी को कितना समझ पा रहे हैं। हमारे जो गुरुजन थे वो अक्सर कहते थे नाड़ी बोलती है, चिल्ला चिल्ला के बोलती है, बस उसे कोई सुनने वाला होना चाहिए। तो मतलब इससे हर चीज डायग्नोस की जा सकती है और हर चीज बताई जा सकती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका क्योर क्या है, हमें क्या करना है, मतलब हमें उसको पता चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। जैसे गुरुकुल आज के टाइम में बहुत कम हो गए हैं, लेकिन जहाँ पे भी है वहाँ पे आयुर्वेदा सिखाया जाता है उन्हें, या पहले भी सिखाया जाता था? देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य मानूंगा मैं कि एक ऐसी विधा जिसको आज के टाइम पे दूसरे देश प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरे देश उसको इतना ज्यादा मान रहे हैं, और हम वही घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात यहाँ पे हो जाती है। तो बेसिकली हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। नहीं तो हमने गुरु शिष्य परंपरा में हमारे पास ऐसे ऐसे वैद्य हुए हैं, वैद्य बालेंदु प्रकाश जी हैं जिनको भारत रत्न तक का, पद्मश्री तक का सम्मान मिला। तो पहले के टाइम में, और अब भी होता है, राजकीय वैद्य भी होते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके अपने राजकीय, यानी गवर्नमेंट जिनको पे करती है, राजकीय वैद्य भी होते हैं। और वो हाई एंड जो पढ़े हुए लोग होते हैं, जिन्होंने नाड़ी सीखी है, जिन्होंने बेसिक प्रैक्टिसेस करी हैं, उनको ही वो लोग लेते हैं। ओके।
तो बेसिकली हमारा जो आयुर्वेद है वो ये कहता है कि हमारा शरीर पंचभूत से बना है, पृथ्वी जल वायु आकाश, है ना, और ऐसे ही त्रिदोष से बना हुआ है। तो हर एक एलिमेंट का अपना एक एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस है, तीनों दोषों का फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। उसको हम ऐसे मान सकते हैं कि जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, ये ब्रिक्स हैं। ओके। किसी भी दीवार को बनाने के लिए ब्रिक्स है। पांच हाँ। ब्रिक्स हैं ये। हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया इन ब्रिक्स से। ओके। और तीन जो ये वात पित्त और कफ जो है हमारे, ये तीनों फिजियोलॉजी रन कराते हैं। ये वर्किंग कंपाउंड्स हैं। वात मूवमेंट कराता है, अब मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूं या मैं बोलने के लिए जीभ का यूज कर रहा हूं, ये सब तो वात करवाता ये है। सब वात करता है। ओके। अब वातज बीमारी अगर हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं तो जितनी भी मानसिक विकार हैं, वात को हम इजी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? वात को हम इजी लैंग्वेज में एयर एलिमेंट बोलते हैं। एयर एलिमेंट बोल सकते हैं। हाँ। मतलब हम जो भी हाथ हिला रहे हैं या बोल रहे हैं, ये सब कुछ एयर एलिमेंट से हो रहा है हमारा। 36 कर्म बताए हैं। 36 कर्म में आंख पलक के झपकाने से लेकर के सांस का लेना, हाथों की मूवमेंट करना, वो सब वात के अंडर है। पैर की छोटी उंगली भी हिल रही है, वो भी एयर एलिमेंट से हिल रही है। सब हिल वो उसी के हिसाब से चल रहा है। ओके। अब छोटा सा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। जी जी। मैंने बोला किसी पेशेंट को गोलगप्पे, मैंने अभी खिलाए नहीं, मैंने अभी दिखाए नहीं, लेकिन हमारे मुंह में सेलिवेशन हो जाती है। हो गया सर। हो जाता है ना। तो वो अब देखो कुछ हुआ नहीं ना, लेकिन हमारी वात ने सिग्नल दिया, न्यूरॉन्स ने ब्रेन को सिग्नल दिया केमिकल कि भाई गोलगप्पे की बात हो रही है, गोलगप्पे खाने हैं, तो दैट इज टू स्पाइसी, तो तेरे को सैलिवा ज्यादा जनरेट करना है। अब उसमें कोई मैंने सोचा नहीं मेरे को सैलिवा जनरेट करना है, ये सिर्फ मैंने नाम सुना। मतलब खाने से पहले मेंटल प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है कि हम ये चीज खाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज वाई हम खाने के बारे में भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिर्फ सही खाना जरूरी नहीं है, सही ढंग से खाना भी बहुत जरूरी है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे मोस्टली डिजीज गलत खाने की वजह से है, और उनमें से भी ज्यादातर डिजीज गलत तरीके से खाने की वजह से। जो हमारे पूर्वज थे, जो आयुर्वेद को इतना आगे तक लेके आए और अब आप आगे बढ़ा रहे हैं, बीच में अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ रहा इसको मिटाने का, और अभी भी चल रहा है, लेकिन आप लोगों की मेहनत है कि हम नहीं मिटने दे रहे। जो हमारे पूर्वज थे वो लोग आयुर्वेद में क्या चीज उस समय खाते थे? क्योंकि आज के टाइम में तो बहुत सारी जड़ी बूटियां और भी आ गई हैं, उनका जूसेस बना के या बहुत सारी चीजों से दे दिया जाता है, लेकिन उस समय तो जड़ी बूटी जाके ढूंढनी पड़ती थी। बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। देखो उस टाइम पे हो या आज के टाइम पे हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा दवाखाना हमारी रसोई। हमारे किचन में जितनी भी हर्ब्स, जितने भी मसाले हम यूज करते थे, एक टाइम पे इंडिया को कैपिटल ऑफ स्पाइसेस बोला जाता था। अंग्रेजों का इंटरेस्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडिया में इसीलिए था कि हम स्पाइसेस के बिजनेस में बहुत ज्यादा रिच थे। सोने की चिड़िया हम अगर किसी वजह से थे तो वो ब्लैक गोल्ड था। ब्लैक गोल्ड यानी काली मिर्च। ओके। उन्होंने इन्वेड ही उस बिजनेस पे कब्जा करने के लिए किया था। मतलब काली मिर्च गोल्ड के बराबर है उस टाइम पे, इतनी वैल्यू थी। और आज भी 5,000-6,000 रुपए किलो तो बड़े आराम से है। और उसके अगर फायदों की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड। 5 ऐसे फायदे जानना चाहूंगा जो अभी हर व्यूअर जुड़ा हुआ है, जो हर सुबह काली मिर्च के अपने घर में यूज कर सकता है, और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। काली मिर्च की अगर मैं बात करूं तो इसके एक नहीं अनेक फायदे हैं और अनेक यूजेस मैं बता सकता हूं, लेकिन फिर भी हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बेसिक चीजें मैं बता देता हूं जो कोई भी यूज कर सकता है। तो फैटी लीवर को रोकने के लिए जो काली मिर्च है, छोटी सी स्पाइस हमारी रसोई की, वो बहुत जबरदस्त काम करती है। उसके लिए करना क्या है, बस 2 से 3 काली मिर्च हमने क्रश करनी है। सुबह खाली पेट अगर ताजा एलोवेरा जूस मिल जाए तो एलोवेरा जूस, और नहीं तो सिर्फ गिलोय के रस में भी उसको हमने एक शॉट बना के एक तरह से 30-40 ml का, वो खाली पेट कंज्यूम करना है डेली। हाँ। इससे होता क्या है कि हमारे लीवर पे जो हमने ओवर ईटिंग करके या खराब खाना खा के अपने लीवर पे फैट डिपोजिशन बढ़ा लिया, जिसको हम मेडिकली फैटी लीवर बोलते हैं, तो वो डिपोजिशन धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। ओके। और इसके अलावा काली मिर्च, अभी जैसे सर्दियों का समय चल रहा होता है तो खांसी जुकाम होना बड़ी आम बात है, तो उसमें 2 काली मिर्च क्रश करके अच्छे से उनका पाउडर बना के उसमें उसको शहद में मिला के चाट लेना। अगर आपको ड्राई कफ है तो इंस्टेंट रिलीफ आता है। ओके। अगर वहीं वेट कफ है तो इसमें बस एक चीज और ऐड करनी है, अपने आधा चम्मच अदरक का रस और ऐड कर लेना है। तो ये वेट कफ, बहुत ज्यादा बलगम निकल रहा है, बहुत ज्यादा कफ बढ़ा हुआ है, तो उसमें बहुत काम करता है। इसके अलावा बहुत से लोगों को सुबह के समय दिक्कत क्या होती है कि जब वो ब्रश कर रहे हैं या नहाने तक या कई बार नहाने के बाद उनको एक्सेसिव स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं बार बार, तो उसमें भी काली मिर्च का पाउडर, अगर हम थोड़ी सी मुलट्ठी पाउडर 1/4 टीस्पून मुलट्ठी पाउडर
और इतनी ही शहद में मिला के अगर हम चाटते हैं तो विद इन 3 days, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, इसमें तो 3 दिन में अपने को रिजल्ट ही दिख जाते हैं। ओके। इसके अलावा काली मिर्च डाइजेशन में तो एड करता ही है। हम कोई भी सब्जी खा रहे हैं उसमें लाल मिर्च की बजाय काली मिर्च जब यूज बहुत करते सारे हैं। लोगों को तो सुबह कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, हम्म। तो काली मिर्च उसमें भी हेल्प कर सकती है। काली मिर्च देखिए डाइजेशन को एड करती है। अगर आपकी डाइजेशन अच्छी है, आयुर्वेद हमेशा कहता है कि अगर आपका अग्नि बल अच्छा है, अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी है जी। तो आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। और कॉन्स्टिपेशन तो रीजन ही उसके पीछे इनडाइजेशन है। तो उसमें आपको सुबह की बजाय काली मिर्च का चूर्ण त्रिफला पाउडर में मिक्स करके, रसायन है त्रिफला, उसमें मिक्स करके, या सिर्फ काली मिर्च का आप 3-4 काली मिर्च का पाउडर करिए और उसको गर्म पानी के साथ लीजिए। ना आपको ब्लोटिंग होगी, ना आपको एक्सेसिव जो कुछ लोगों को हॉट फ्लशेज आते हैं वो होगा। और उसके अलावा जब आप सुबह उठेंगे तो एक टाइम में, 1 टाइम इवैक्यूएशन हम बोलते हैं, एक टाइम में पूरा पेट साफ होना हो जाता है। उसमें ये नहीं है कि आपको दिन में बार बार भी जाना पड़ेगा, एक बार ही। क्योर करता है? पेन क्योर के लिए देखो, आयुर्वेद ये मानता है कि जो हमारी औषधियां हैं, जैसे जो काली मिर्च है उसका कटु रस है, यानी पंजेंट टेस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। तो जितनी भी स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाली चीजें हैं वो एक पेन किलर का काम करती हैं, वो हमारे ब्रेन को एक्टिव करती हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करने के लिए जो बॉडी को काम करने का काम करते हैं। पेन वाला मैंने इसलिए पूछा, बहुत सारी लेडीज की जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है तो उनको पेन बहुत होता है, बिल्कुल, कुछ को बिल्कुल सहन ही नहीं होता है कि स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज, तो उनके लिए काली मिर्च कैसे फायदेमंद हो सकती है? देखिए मेंस्ट्रुएशन के लिए, मेंस्ट्रुएशन पेन के लिए, मैंने आज तक जितनी फीमेल्स को, खासकर जो टीनेज में लड़कियां होती है ना, उनको बहुत ज्यादा समस्या आज के टाइम पे पीसीओडीज वगैरह की आती है, उसकी वजह से पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है। तो उसमें 1-2 चीजें हमने लेनी है, 3 से 4 काली मिर्च और एक आधा चम्मच सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर जिसको हम बोलते हैं। इसको हम 2 गिलास पानी में बॉईल करेंगे और उसको रिड्यूस करना है 1 गिलास रहने तक, यानी आधा हमने रिड्यूस करना है। और इसको पीने से जो लोग मिफ्टाल स्पास लेते हैं, मेफेनेमिक एसिड लेते हैं पीरियड्स के पेन को या क्रैम्प्स को कम करने के लिए, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है सर कि सौंठ का पाउडर 75 mg डाइक्लोफिनेक, यानी जो हम एक पेन किलर खाते हैं, यूजुअल स्टैंडर्ड पेन किलर इंडिया में खाते हैं, उसके बराबर काम करता है। तो ये ज्यादा अच्छा है लेना। हाँ, और उसका नुकसान नहीं है, साइड बेनिफिट्स हैं। आयुर्वेद हमेशा साइड इफेक्ट की बजाय साइड बेनिफिट्स देता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेंस्ट्रुएशन की बात चल रही है, क्वेश्चन और माइंड में आ रहा है, बहुत सारी लेडीज अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल आगे बढ़ाने के लिए मेडिसिन ले लेती हैं, ये आयुर्वेदा के हिसाब से कितना सेफ है? देखिए आयुर्वेद हमेशा ये मानता है कि आपको अपना शरीर मन दोनों नियंत्रण में रखने हैं, दोनों की हार्मनी बना के रखनी है। तो कोई भी ऐसी प्रोसेस जो आपके शरीर के नेचुरल तरीकों को डिसरप्ट करे वो खराब है। तो ये हार्मोनल टैबलेट्स लेकर के पीरियड्स को मिस करना अक्सर मेरे साथ भी होता है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे से भी पूछते थे कि डॉक्टर साहब मेरे को वैष्णो देवी जाना है और ऐसे ऐसे मेरे को लग रहा है कि कहीं ऐसे पीरियड्स ना आ जाएं, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हम कब पीरियड्स को एक टबू मानना बंद करेंगे। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। अगर हो भी रही है तो आप उसको लेट इट बी ना, उसको हमने पोस्टपोन करना ही क्यों है? बिल्कुल। रही बात अगर हम उसको पोस्टपोन से छेड़छाड़ मत करें, मतलब मुझे तो ये समझ आता है किसी भी लेवल पे, किसी भी चीज के लिए, अगर जैसे आपने कहा कि कहीं जाना है तो आप उस चीज को आगे बढ़ा दो ना। बिल्कुल, वो तो रीशेड्यूल हो सकता है, आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करो जिसके साथ आपको अगले 50-60 साल जीना है। और सर दूसरा, हम अपनी परंपराओं को ना टबू बना के चलते हैं कि अगर आपको पीरियड्स हैं तो आप पूजा नहीं कर सकते, अगर आपको पीरियड्स हैं तो कई जगह मैंने ऐसा देखा उनको रसोई में भी नहीं घुसने देते कि आपको खाना नहीं बनाना है। जबकि वो रूल्स सिर्फ इसलिए बने थे, जॉइंट फैमिली होती थी, 3-4-5 बहुएं होती थी, खाना बनाने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन जिसके पीरियड्स आए हैं, अब उसको ये बोलो कि रेस्ट करना है तो बाकी की 4 बहुएं तो चिढ़ जाएंगी। तो क्या बना दिया कि नहीं, पीरियड्स में रसोई में जाना ही नहीं है, अशुद्ध हो आप, सिर्फ उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ताकि वो रेस्ट ले, प्रॉपर रेस्ट ले। अब उसको हमने दूसरी तरफ ले लिया कि आप तो अशुद्ध हो। जबकि हम जानते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो जानते हैं कि आज के टाइम पे असम में एक मंदिर है, कामाख्या देवी शक्तिपीठ है, तो वहां पे पूजा ही देवी के उस स्वरूप की हो रही है जिसमें उनको मेंस्ट्रुएशन चल रही है, रजस्वला है, वहां पे योनि की ही पूजा की जाती है। और बिल्कुल, उसमें भी 3 दिन का जो हर महीने आता है पीरियड्स, वहां पे भी पूरा रेड वाटर आता है और उसको वहां पे प्रसाद की तरह बांटा जाता है। वहां पे भगदड़ मचती है उस रेड क्लॉथ को लेने के लिए। तो वो कितनी पवित्र एक प्रोसेस है, बस फीमेल को रेस्ट देने के लिए अक्सर ये रिवाजें बना दी गई जिसको हमने बाद में ऐसे मान लिया कि ये टबू है,
या इसको हमने फॉलो करना है या बिल्कुल, कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं? सर इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, जैसे बिल्कुल। हम बात कर रहे थे लेडीज के ऊपर ही आ रहा है, इनफर्टिलिटी कैसे आ जाती है लेडीज में, जबकि मतलब बहुत सारी लेडीज होंगी जो हमारे साथ जुड़ी हुई होंगी, उनके नॉन में कोई ना कोई होगा ही होगा आई गेस, क्योंकि आज के टाइम में इतनी कॉमन बीमारी हो गई है इनफर्टिलिटी की। भाई वो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, ना हमने अपने पीरियड्स डिले करे, ना हमने अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करी, हमने बिल्कुल स्वास्थ्य खाना खाया, हर चीज सब सही किया, फिर ये इनफर्टिलिटी क्यों? देखिए सर, पहली बात तो थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूंगा कि इनफर्टिलिटी ज़रूरी नहीं है सिर्फ फीमेल को ही हो। मोस्टली हमारे पास पेशेंट्स जितने आते हैं तो लगभग 50-50 ही रेशियो मिलता है। मतलब मेल का कंट्रीब्यूशन भी होता है, मेल में भी इनफर्टिलिटी होती है, मेल का स्पर्म काउंट कम होता है या लो क्वालिटी स्पर्म काउंट होता है या एनाटॉमिकली वो स्पर्म ऐसा होता ही नहीं कि वो कंसीव करा पाए। तो ये बायफैक्टरल बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फीमेल्स को ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फीमेल्स में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं बिकॉज फीमेल्स वो नेचुरली भगवान ने उनको कुछ ज्यादा इमोशनल बनाया है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर वो डाइटरी रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज महीने में कई बार उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, अगर उनका लाइफस्टाइल खराब होगा तो उनकी बॉडी पे जल्दी इम्पैक्ट आएगा। अगर एक फीमेल अच्छे से स्लीप नहीं लेती है तो उसको बहुत जल्दी पीसीओडी होएगा। पीसीओडी लेटर ऑन जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है उसका कोज बनता है। वहीं एक मेल अगर कभी कभार लाइफस्टाइल कुछ मिसमैच कर रहा है तो शायद वो टॉलरेट कर ले, लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं पर्टिकुलरली हमारी बात करूं तो मैं देखता हूं कि मेल्स का भी इनफर्टिलिटी में उतना ही कंट्रीब्यूशन आता है। रही बात इसके पीछे के रीजंस, अब लोग बोलते हैं कि भाई मैंने तो खाना भी हमेशा सात्विक खाया, मैंने तो सारी चीजें फॉलो करी, मतलब एक रूटीन की तरह लेके चला हूं अपनी लाइफ को जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उनको ही प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल ऐसे आते हैं, बहुत से पेशेंट्स आते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं सर जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। सिंपल सी मैं बात करता हूं, हम पहले पानी पीते थे नेचुरल सोर्सेज से आता था, आज हम हमारे घर पे आरओ है, हमें नेचुरल सोर्सेज का पानी मिनरल्स खत्म कर देता है। बिल्कुल, उसमें मिनरल्स हमें नहीं मिल रहे। हम जो भी खाना खा रहे हैं, चाहे वो गेहूं आ रहा है चाहे वो चावल आ रहा है, सब पे पेस्टिसाइड्स का स्प्रे है। और हमारे देश की राजधानी का AQI तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें भी तो कंट्रीब्यूट करती है ना आपकी हेल्थ में। तो सर करें तो करें क्या, वो तो उसने तो अपनी तरफ से सब कुछ ठीक किया ना। बिल्कुल, तो उसमें यही होता है सर, आपको हमेशा देखो, आयुर्वेद हमेशा ये कहता है आप कितने ही स्वस्थ हो, आपको वैद्य से निरंतर मिलते रहना चाहिए। और चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि वैद्य, राजा और ब्राह्मण, इन तीनों से समय समय पे मिलते रहना चाहिए, बेशक से आपके इनके साथ अच्छे लिंक हो, आपको कोई काम भी ना हो, क्योंकि पता नहीं चलता किस दिन आपको काम पड़ जाएगा। तो वैद्य से जब आप मिलेंगे, आयुर्वेद का जब हम उद्देश्य ही सुनते हैं ना, तो उसमें पहला ही उद्देश्य क्या है? स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। पहला काम क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा है आतुर का प्रशमन करना, जो भी रोग है उसको ठीक करना। तो अगर आप स्वस्थ हैं फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपके नियर बाय जो भी अच्छा वैद्य हो उससे आप मिलें, आप जाने। कई बार रीजन ऐसा होता है हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, सब कुछ हम खाना पीना बढ़िया ले रहे हैं लेकिन किसी वजह से स्ट्रेस है, सब कुछ हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन किसी एक पार्टनर कोई एक सिंगल गलत स्टेप कर रहा है और वही सिंगल गलत स्टेप कंसीव करने में दिक्कत कर रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, IVF ट्राई किया वो भी फेल, IVI ट्राई किया, IUI ट्राई किया वो भी फेल, हमने सिर्फ डिटॉक्स किया, पंचकर्मा किया और विद इन 2 और 3 मंथ्स वो कंसीव भी हो गए। उसके बाद डिलीवरीज भी हुई, हमारे पास फोटोज आते हैं, इतना अच्छा फील करते हैं हम, एक सेलिब्रेशन काइंड ऑफ होता है। बिल्कुल सर, उनके लिए तो वही है कि हाँ, मेहनत करनी है, कहीं नहीं हुआ यहाँ हो गया। और दूसरी बात, हम अगर धार्मिक दृष्टिकोण भी देखें या पौराणिक दृष्टिकोण भी देखें तो गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार शादी के बाद है। बिल्कुल, वो सबके लिए है, वो बीमार के लिए नहीं है, वो हेल्दी के लिए भी है कि आपने शादी के बाद जब प्रजा की कामना करनी है यानी बच्चों की कामना करनी है तो आपको गर्भाधान संस्कार से जाना है। आपने अपने आप को सात्विक रखना है, समय समय पर कुछ उपवास करने हैं, कुछ स्तोत्र पाठ करने हैं, तो वो सबके लिए है। हमें ये चीज समझनी होगी कि आयुर्वेद जो है वो सिर्फ बीमार के लिए नहीं है, सबके लिए, वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के लिए 2 बंदे काम के नहीं है, एक तो जो मर गया है और एक जो स्वस्थ है, क्योंकि वो पैसा नहीं देगा। बिल्कुल। लेकिन आयुर्वेद के लिए हर व्यक्ति काम का है, कितना ही स्वस्थ है तो उस पर भी हम परीक्षण करेंगे। बिल्कुल, कि कैसे आज के टाइम पे भी इतनी सारी चीजों को झेल करके भी स्वस्थ है, कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा रेजिमे डेवलप किया है ना। दूसरा,
आयुर्वेद के ही जो अंग हैं, चाहे वो योग है, प्राणायाम है या पंचकर्मा है, वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बने हैं। रसायन प्रयोग हर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बना है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जब रोग हो तो ही आयुर्वेद का सहारा लेना है। अगर आप इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी तो आज ही कंसल्ट करो, बिल्कुल पहले कंसल्ट करो। कंसल्ट करने में जा क्या रहा है? सर लोग बात डरते हैं, जो मुझे लगता है जिस हिसाब से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी हेल्थ पे, तो मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, कई बार मैं देखता हूँ, वैसे टीम के पास रहता है मोस्टली। अगर आपके रिप्लाईज में डिले होता है तो मेरी गलती नहीं है, मतलब मेरी टीम की गलती भी नहीं है। हम पे बहुत सारे रिप्लाईज करने होते हैं, तो रिप्लाई जरूर आएगा लेकिन थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, इसके लिए माफी चाहेंगे। लोगों का ना सिर्फ यही रहता है कि अभी हम सही चल रहे हैं, बिल्कुल मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, मेरे अंदर कोई बीमारी निकलेगी, फिर मुझे उसकी दवा खानी है, मुझे अपनी लाइफस्टाइल अपडेट करनी है, लेकिन मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ। ये जो कंफर्ट जोन वाला वर्ड आ जाता है, इससे जब तक बाहर कोई नहीं निकलेगा, जो मेरा मानना है, तब तक वो अपने आप को स्वस्थ नहीं कर सकता। तो देखिए, हमारी बॉडी में हमेशा निरंतर प्रोसेसेस चल रही हैं। मेरा हार्ट, मैं सो रहा हूं तब भी काम कर रहा है, लंग्स सो रहा हूं तब भी काम कर रहे हैं, किडनी तब भी काम कर रही है। तो जो भी मशीन रेगुलरली चलती है उसमें वियर एंड टीयर होता है। ये साइंटिफिक फिनोमिना है। लाखों सेल टूट रहे हैं, करोड़ों सेल बन रहे हैं हर सेकंड, बल्कि मिली सेकंड में ऐसा प्रोसेसेस होती है। तो जब भी वो सेल्स का ब्रेकडाउन होता है तो कुछ कंपाउंड्स हमारे शरीर में बनते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ओके। आज के टाइम पे तो जेनजी जनरेशन तो लगभग जानती ही होगी फ्री रेडिकल्स क्या है, अर्ली एजिंग क्या है। तो वो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में डिपॉजिट होते हैं। वो लीवर में डिपॉजिट हो गए तो वो फैटी लीवर है। अगर वो जाके किडनी पे डिपॉजिट होना शुरू हो गए, एक लिमिट के बाद वो किडनी फंक्शनिंग को हैम्पर कर देंगे। वो अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करने लगे तो अर्ली ग्रेइंग होने लग जाएगी, एजिंग होने लग जाएगी, रिंकल्स आने लग जाएंगे। आई साइट तो लगभग सबकी कमजोर आज के टाइम पे मिल ही जाती है। तो उसके लिए ही आयुर्वेद अपनाना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं आयुर्वेद में एक पूरा कल्प रसायन के बारे में। रसायन क्या है? रिजुविनेशन। कि आपको रिजुविनेशन करना ही करना है। सबसे बेस्ट रिजुविनेशन क्या है? त्रिफला। त्रिफला हर कोई ले सकता है, हर उम्र का व्यक्ति ले सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब त्रिफला ले कहां से, लेना कैसे है, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो गाइडेंस के लिए वीक में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस करते हो अपने साथ। क्योंकि हम आयुर्वेद एक ऐसी पैथी नहीं है जो वन डिजीज वन ट्रीटमेंट पे काम करे। करेक्ट। वो काम करती है वन पेशेंट वन ट्रीटमेंट। आप मेरे पास आए, आपके लिए ट्रीटमेंट कुछ होगा, अगर कोई और आया उसको सेम डिजीज बेशक से, लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होगा। वो कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट है। हम रोग की चिकित्सा नहीं कर रहे, हम रोगी की चिकित्सा कर रहे हैं। हम जो हमारे पास बंदा आया है उसको चिकित्सा कर रहे हैं। बिल्कुल। शुगर बढ़ी है तो हमें सिर्फ इंसुलिन देके उसको डाउन नहीं लाना, हमने उस शुगर के पॉजिटिव फैक्टर पे काम करना है। अब शुगर स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, शुगर गलत खान पान की वजह से भी हो सकती है, शुगर जेनेटिक भी हो सकती है। अब लोग कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज का तो कोई इलाज ही नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? टाइप 1 डायबिटीज एक तरह से जेनेटिक डायबिटीज है जो जन्म से ही होती है। मतलब आपके फादर को भी, इंसुलिन दादों को भी थी। हाँ, वो चलती हुई आ रही है। हाँ, और मतलब एक तो टाइप ये हो गया जो जेनेटिक आती है, दूसरा हो गया इसका आज तक कोई रीजन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है और इसमें आपको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। इंसुलिन डिपेंडेंट तब से है ही आपको, तब से है, या 5 साल 6 साल की उम्र में डायग्नोज हुआ, कुछ दिक्कत आई थी, चेक किया तो पता चला टाइप 1 डायबिटीज है। उसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, IDDM भी बोलते हैं इसको। तो इंसुलिन चलता है 15 यूनिट 20 यूनिट, कई बार 3 बार 4 बार, स्पाइक्स फिर भी होते रहते हैं। अब अगर इंसुलिन डायबिटीज की क्योर है तो भाई मैंने आज लिया, कल क्यों बढ़ी फिर? सही बात है ना? तो उसमें हमें रूट कॉज पे काम करना पड़ता है। और अब हमने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करी, डाइट हमने उनकी चेंज करी, टाइप 1 डायबिटीज में भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एटलीस्ट उनका इंसुलिन छूट जा रहा है। मतलब या डायबिटीज है लेकिन इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है उन्हें। हाँ, डायबिटीज देखो वो तो फिर जेनेटिक है तो वो तो रहेगी। उनको जो सर इंसुलिन लेता है उसके बड़े साइड इफेक्ट्स होते होंगे? बिल्कुल होते हैं। इंसुलिन क्या, जो शुगर की नॉर्मल दवाई शुरू करते हैं, मेटफॉर्मिन जब हम शुरू करते हैं, तो अब आज के टाइम पे तो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, इतने सारे हमारे पास वो है। डॉक्टर बन गए हैं। हाँ, घर घर डॉक्टर पहले ही थे, अब ये AI डॉक्टर्स और बन गए। बिल्कुल। तो उसमें आप देखना, मेटफॉर्मिन डाल के देखो, उसका पहला ही साइड इफेक्ट नेफ्रोटॉक्सिक, किडनी पे गलत इफेक्ट लाने वाली। क्यों होता है कि हर एक जिसको 10 साल हो गए शुगर हुए, जो 10 साल से दवाइयां ले रहा है, उसको 10 साल बाद किडनी की दिक्कत आई आ रही है। क्योंकि वो मेटफॉर्मिन जो है वो डिपॉजिट, वो क्लियर कहां से होती है? किडनी से। और वो किडनी के नेफ्रॉन्स को खराब करती है, नेफ्रॉन्स डैमेज होते हैं और फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। एक चीज को सही करने के लिए हम दूसरी चीज खराब कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल।
एक टाइम पे डायबिटीज अगर बहुत शूट कर गई उसको हम चलो नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन किडनी फेल कहाँ होगी, से लाएंगे? किडनी फेल होगी, और उसके बाद ट्रांसप्लांट तक की बात जाती है। ट्रांसप्लांट में भी डॉक्टर कंसेंट साइन कराता है पहले कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी भाई। जिम्मेदारी नहीं हो तो कर क्यों रहा है भाई? सही बात है। जिम्मेदारी लेना सीखो ना। तो बेसिकली छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज हो गया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, अब डब्ल्यूएचओ खुद कहता है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना घटना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। ओके, डिजीजेस क्लासिफिकेशन में नहीं मानते डायबिटीज। डिसऑर्डर्स हम खुद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप से। बिल्कुल, बट दिक्कत क्या है, इनको ठीक किया जा सकता है आयुर्वेदा के थ्रू किया जाता है। आयुर्वेदा के थ्रू किया जा सकता है। एशियंट टाइम में मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखा जाता था? जब भी चैलेंजेस तो तब भी थे, आज भी हैं। बिल्कुल थे, मैं कह रहा हूँ आज से ज्यादा तब थे, जब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मेंटल हेल्थ को कैसे सही रखा जाता था? देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए आयुर्वेद जो चिकित्सा करता है उसमें पहला फैक्टर है आश्वासन। ओके, यानी कि आपने पहले तो जो भी सब पेशेंट है या सब्जेक्ट है उसको आश्वस्त करना है कि यू विल बी वेरी फाइन। उसके बाद बहुत सी कल्पनाएं ऐसी हैं, जैसे कल्याणक घृत है, महाकल्याणक घृत है। ये घी होता है जिसको 100 साल तक स्टोर करके रखा हुआ है, उसमें मेडिसिनल इफेक्ट्स आ जाते हैं, उसको हम देते हैं और पेशेंट यूं ठीक होता है। जिसको हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स आ रहे ये थे, भी है सर? बिल्कुल अभी भी मिलता है, बड़े ओवर द काउंटर भी मिल जाता है। बट वो आपको सही तरह से, सही जगह से मिले, सही तरह से प्रिपेयर्ड हो। अब लिखने से क्या होता है, वो 100 साल लिख दिया तो जरूरी नहीं है ना हो। लेकिन जो पुराने वैद्य हैं, जहाँ जनरेशनल ये काम चल रहा है, या पुरानी औषधशालाएं हैं, उसमें आज भी आपको मटकों में घी स्टोर किया हुआ मिल जाएगा, जिसको हम बाद में यूज करते हैं। आयुर्वेद में 3 चीजों को बोला गया है, घृत, मधु और मद्य। ओके, ये तीनों जितनी पुरानी उतनी ज्यादा गुणकारी होती हैं, तो उनके इफेक्ट बढ़ जाते हैं। जब 100 साल पुराना घृत होता है, उसको पुराण घृत बोलते हैं, तो उसका हम एक मानसिक रोगी को सेवन कराते हैं तो वो दिमाग को शांत करता है। उसके अलावा ब्राह्मी बहुत अच्छा एक ऐसा ड्रग है जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है, काम करता है। उसके साथ ही अश्वगंधा, ये भी एक न्यूरोटॉनिक है जो आपके ब्रेन को काम करने का काम करता है। और पिछले टाइम की अगर मैं बात करूं, उस टाइम पे देखो हमारी सोशल लाइफ बहुत अच्छी थी, बिल्कुल थी सर। है ना? सबसे पहले तो मोबाइल नहीं था, इसलिए सब, बहुत हाँ अच्छी थी। बिल्कुल, हमारे पास एक्सप्रेस करने के लिए इतने सारे लोग थे, है ना? कोई ना कोई दोस्त हो गया या कोई ना कोई रिलेटिव ऐसा हो गया जिससे हमारी बात होती थी, हम स्पीक आउट कर पाते थे। अक्सर ऐसा होता है कि मेंटल डिजीजेज में हम एक्सप्लेन नहीं करते, वही सारी चीजें जुड़ जाती हैं और वो फिर बाद में एक डिजीज का रूप ले लेते हैं। आज के टाइम पे मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, खास करके यंगस्टर्स आते हैं, टीनेजर्स आते हैं, जो एक अच्छी वेल टू डू फैमिली से आ रहे हैं, एजुकेशन अच्छी चल रही है, खाने पीने को बढ़िया मिल रहा है, जिम उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, फिजिकली फिट हैं, बट उनको एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई स्पीक करने के लिए कोई नहीं है। वो रात को 2-2 बजे तक सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, पता नहीं किससे मिलना चाह रहे हैं, शायद भगवान ही निकल के आए मोबाइल में से। तो ये सारी क्या करें? ऐसे लोगों को सबसे पहले मैं हमेशा ये कहता हूं कि क्रिएटिविटी। अब देखो, आज के टाइम पे जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है, खासकर यंगस्टर आता है, मैं उससे पूछता हूँ हॉबी क्या है, हॉबी ही नहीं पता होती। ये बात तो है सर, बिल्कुल। वो हॉबी ही नहीं पता होती। मतलब हमें आज भी याद है, हम स्कूल में देखे आपकी हॉबी, हमें अभी भी हमारी वही हॉबीज हैं, लेकिन आज की जनरेशन से कुछ तो है सर, लेकिन अभी फिगर आउट कर रहे हैं हम लोग क्या है। हाँ, मतलब तो हॉबी नहीं पता है आपको। अगर किसी को हॉबी पता है तो यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट हॉबी। आपको जो आपको अच्छा लगता है करना, वो करना चाहिए। दूसरा, स्पिरिचुअलिज्म बहुत हेल्प करता है, मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके डोपामाइन जब रिलीज होते हैं तो वो काम होते हो आप, आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जब भी आप देखना, अब फिर से ब्रेन और हमारे लंग्स भी कनेक्टेड हैं। जब हमें एंजाइटी होती है, हमें पाल्पिटेशन, धड़कन हमारी बढ़ जाती है, हमें रेस्पिरेटरी जो जो हमारा रिदम है वो बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अगर हम लंग्स को भी ट्रेन कर लेंगे, प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं, प्राणों पे आयाम स्थापित करना, तो उससे ब्रेन भी काम होता है। तो हमें जरूरत है अगेन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की। हम रात को टाइम पे सो रहे हैं, सुबह टाइम पे उठ रहे हैं, तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे हम फैटी लीवर की बात कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जब फैटी लीवर की बात आई तो मुझे इतना तो यकीन है कि जितने भी मेल्स ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी होगी, उनके दिमाग में सबसे पहले आता है कि हमें लीवर को डिटॉक्स करना है। क्योंकि बहुत सारे मेल्स पर्सन होते हैं जो डेली ड्रिंक करते हैं, लेकिन इनको ये है कि हम हेल्दी ड्रिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना लिवर भी हेल्दी रखना है।
तो उसको डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है लीवर को? देखो सर, पहली बात तो ड्रिंकिंग तो अगर आपका लीवर फैटी है, आपको सिम्टम्स आने शुरू हो गए, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना सिम्टम्स बहुत क्या होते आसान हैं फैटी लीवर के? है। शुरुआत में बहुत हल्के हल्के सिम्टम्स आते हैं। आपने खाना खाया, खाने के बाद आपको ब्लोटिंग फील हुई, पेट फूला हुआ फील हो रहा है, या कलेजे में कोई जलन फील हो रही है, तो इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। ओके, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, जब भी कुछ दिक्कत होती है तो वो अलार्म देती है। ठीक है। उसके बाद अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आपको उसी टाइम पे, अगर आप डेली ड्रिंकर हैं, तो वो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जो मद्य है, जो आयुर्वेद ग्रंथों में बताया, वो रुक्ष है, वो ड्राइनेस लाती है। इंटेस्टाइन्स में भी आपने देखा होगा थर्स्ट ज्यादा लगती है जो लोग ड्रिंक करने वाले हैं, वो इसी लगती है क्योंकि वो ड्राइनेस कोज करती है, वाटर रिटेंशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाती है, तो हमें रिहाइड्रेट करना पड़ता है खुद को। तो ड्रिंकिंग स्टॉप करनी पड़ेगी पहली चीज तो। अब उसमें भी बहुत से लोग बोलते हैं कि सर इतने साल हो गए पीते हुए, ये तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर आप चाहो, अगर विल पावर है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर बहुत ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लाइफस्टाइल ही ऐसा है, खास करके एक्स सर्विस मैन जो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं सर एक तो लेना पड़ेगा। तो उसमें ये है कि आप उसको ले कैसे रहे हैं, आप उसके साथ क्या खा रहे हैं। ओके, यूजुअली आज के टाइम पे खास करके यंगस्टर्स जब जाते हैं, अब देखो युवा अवस्था में हमारी अग्नि सबसे बेस्ट होती है। ओके, उस टाइम पे हम ड्रिंक भी कर लेंगे, उस टाइम पे हम उल्टा पुल्टा खा भी लेंगे, तो बहुत जल्दी सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन लेटर ऑन वो आएंगे, और वो स्टेबल आएंगे, क्योंकि हमने बहुत बॉडी को टॉर्चर किया है। तो उसको डिटॉक्स कैसे किया जाए जिससे फैटी लिवर भी खत्म हो जाए और जो कुछ नुकसान भी हुआ है लिवर में वो भी क्योर हो जाए? तो बेसिकली आयुर्वेद में लीवर के लिए यकृत लीवर को बोला जाता है, तो उसके लिए बेस्ट रेजिमे है फैटी लीवर के लिए या कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए के लिए, वो है विरेचन कर्म। उसमें हम क्या करते हैं, आपको मेडिकेटेड घी पिलाया जाता है 3 से 4 दिन, या अगर बल अच्छा है तो 5 दिन भी पिलाते हैं, फिर 1 दिन का रेस्ट होता है। इन बिटवीन आपकी ऑयलेशन, स्टीम थेरेपी ये चलती रहती है। 6th या 7th डे आपको मेडिसिन दी जाती हैं, जिससे पगेशन कराए जाते हैं, मतलब पेट साफ कराया जाता है बार बार। आपको 10 लगाए जाते हैं आम भाषा में अगर मैं बोलूँ लूज तो। मोशंस। यस, ये 14 से 15 बार भी हो सकते हैं, 19 से 20 बार भी हो सकते हैं। इंसान की एनर्जी तो बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। बिल्कुल ड्रेन नहीं होती है सर, बल्कि एनर्जेटिक फील होता है। वो इसलिए फील होता है, वो पहले जो हमने 5 दिन आपको घृतपान कराया, वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर किया है हमने। ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको एकदम से 10 लगवा दूंगा तो दिक्कत आएगी। मतलब वहां से हिम्मत मिलती रहती है, मतलब बिल्कुल। बॉडी उससे चार्ज रहती है। बिल्कुल। और उसके साथ हम आपको, जब हम विरेचन योग देते हैं, तो मुनक्के का पानी दिया जाता है। ओके, मुनक्का जो किशमिश की बड़ी बहन हम कह सकते हैं, तो उसका पानी हम देते हैं। तो वो जब आप पीते हैं तो रिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में साथ साथ होती रहती है, आपको 1% भी वीक फील नहीं होता, बल्कि लाइट फील होता है। ये तो फुल बॉडी का डिटॉक्स हो गया। बिल्कुल। आपका कोई अंग ऐसा नहीं बचेगा जिसमें स्टोर्ड कफ ना निकले, स्टोर्ड पित्त का रेचन ना हो। आप इतना लाइट फील करेंगे। खास करके जो वेट लॉस आज के टाइम पे सोचते हैं ना, मैं उनको हमेशा कहता हूं कि एक बार आपको विरेचन जरूर ट्राई करना चाहिए। बड़ी आसानी से, मैं खुद साल में 1 बार तो कराता ही कराता हूं। नहीं बढ़ेगा सर वेट दोबारा अगर आप लाइफस्टाइल अपना सही रखते हो। अब देखो, अगर मैंने आज डिटॉक्स किया, डिटॉक्स करने के बाद आपका शरीर बहुत निर्मल है, बहुत कोमल है, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, पहले से थोड़ा सा और बेटर ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप डाइटरी रेगुलेशंस रखते हैं, और वो रखना आसान हो जाता है, क्योंकि उस 7, 8, 10 दिन के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें आप आदी हो जाते हो। आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, आपका मन ही नहीं करता खाने में। अब मैं बहुत जगह जाता हूँ, हर तरह के दोस्त होते हैं, सबसे मिलना जुलना भी होता है, मेरे को अंदर से ही मन नहीं करता कि मेरे को ये तला हुआ खाना है, या मेरे को मोमोज चख के देखने हैं कैसे होते हैं। नहीं, वो आपकी क्रेविंग्स ही खत्म हो जाती है। बेसिकली हमारा माइंड हैबिट फॉर्म कर लेता है किसी भी चीज को, खास करके। ये चीज खराब है मेरे लिए, वो हाँ, बिठा लिया ना माइंड में। और जब आपको रिजल्ट दिखेंगे, आपने 8, 9, 10 दिन के स्पैन में 10 किलो वेट लूज कर लिया। 10 किलो मतलब दिन के हिसाब से 1 किलो जा रहा है। दिन के हिसाब से 1 किलो जा रहा है। और वो ऐसा नहीं कि विरेचन हुआ उसके दिन ही, जिस दिन आप घृतपान शुरू करते हैं, 2nd और 3rd डे ही आप वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं, आपका वेट कम होता दिखता है आपको। तो वो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा, एक बहुत बड़ी चीज, जब आपको कोई बंदा कहेगा अरे यार क्या किया तूने, चेहरा इतना ग्लो कर रहा है, उसके बाद वेट भी इतना मैनेज किया क्या है, तो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर आता है। ओके, तो आप अपने आप फिर फॉलो करोगे। चमकता है मतलब इससे। बिल्कुल, ग्लो अपने आप आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो पित्त का, देखो स्किन जितनी भी है हमारी बॉडी में, वो सब पित्त के अंदर आती है आयुर्वेद के हिसाब से। पित्त पिगमेंट देता है, आपकी स्किन को कलर देता है, लस्टर देता है, सीबम प्रोडक्शन को पित्त रेगुलेट करता है एज पर आयुर्वेदा। ओके, तो उसको हमने ठीक कर दिया। विरेचन पित्त के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा है, उसको हमने ठीक कर लिया तो नेचुरल ग्लो आएगा। आई साइट तक ठीक होती देखी हमने पेशेंट्स की, जिनको अर्ली चेंजेस थे, अभी चश्मा नहीं लगा है, लेकिन डॉक्टर ने उनको बोला है कि
5-6 महीने में अगर और वीक हुई तो आपको जरूरत पड़ सकती है। विरेचन कराया, आप 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हर चीज रिवर्स कर दी इसने। बिल्कुल रिवर्सल होता है, Okay. हर एक चीज का रिवर्सल पॉसिबल है, बस वो गाइड करने वाला बंदा परफेक्ट होना चाहिए सही बात है। और आप उसको समझने वाले। देखो आयुर्वेद में रोगी के गुण बताए हैं कि रोगी में 4 गुण होने चाहिए। आढ्यो रोगी भिषक वश्यो ज्ञापकः सत्ववानपि। आढ्यो यानी कि वो फाइनेंशियली या स्पिरिचुअली या किसी भी डेडिकेटेड हो, आढ्य हो, वो आपके प्रति समर्पित हो। आढ्य रोगी भिषक वश्यो, भिषक वश्य यानी डॉक्टर के वश में हो, जैसे आपने बोला वही खाना है, वही करेगा, जिस टाइम बोला सोना है वैसे ही सोना है। ज्ञापक अपनी चीज को समझे कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो ट्रीटमेंट ले रहा हूं वो किस लिए ले रहा हूं, क्या इसके रिजल्ट आने। हाँ, ज्ञापक हो, अपनी चीज को एक्सप्रेस भी कर पाए, मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मैंने इतने दिन ये किया, मुझे ये सिम्टम्स ठीक हुए, तो वो चीज होनी चाहिए। और सत्ववान यानी उसमें कैपेसिटी हो ट्रीटमेंट लेने की। तो ये 4 अगर चीजें हैं तो उसके बाद मैं ये कहता हूं कि अगर आपने एक अच्छा वैद्य चुना है, जरूरी नहीं है कि बहुत हाई लेवल का कोई वैद्य चुनना है, एक अच्छा वैद्य, एक साधारण वैद्य भी आप चुनते हैं। आज के टाइम पे हमारे देश में अभी मुझे लगता है लास्ट जनरेशन होगी जो गांव देहात में बैठे वाले वैद्यों को देख रही है, तो उनके पास भी अगर आप जाते हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स पंचकर्मा के देखने को मिलते हैं। कंप्लीट डिटॉक्स करने में अगर कोई चीज, लिवर छोड़ के पूरी बॉडी डिटॉक्स बिल्कुल कर लो और सुखी हो जाओ। मैंने शुरुआत में ही कहा ना, आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स ना हो के साइड बेनिफिट्स हैं। हाँ, करेक्ट। मैं आपका त्रिफला शुरू कर रहा हूं पेट साफ करने के लिए, स्किन अपने आप दमकेगी क्योंकि उसमें आंवला है, विटामिन सी है, और पेट भी साफ हो रहा है, पेट भी साफ हो रहा है। एक चीज से कई निशाने लग रहे हैं जो आपको पता भी नहीं है। बिल्कुल, इम्पैक्ट उसमें बहेड़ा है जो आपके हेयर्स के लिए इतना अच्छा है, आपके बाल पहले से काले हो जाएंगे, लश्चरस हो जाएंगे, लेकिन हम देख इसके लिए रहे हैं पेट साफ करने के लिए। ये साइड बेनिफिट्स हो रहे हैं, बशर्ते आप सारी चीजें फॉलो करें। अब त्रिफला ले रहे हैं और शाम को आराम से मोमोज खा रहे हैं, स्प्रिंग रोल खा रहे हैं, तो फिर आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा ना। बिल्कुल, तो वो चीज आपको भिषक वश्य होना है, एक ही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अगर आयुर्वेद को अपनाया तो फिर उसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलना। कभी कभार चीट चल सकता है लेकिन डेली चीट नहीं चल सकता है। कभी कभार देखो आयुर्वेद हमेशा ये कभी कभार तो मन ही नहीं करेगा जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाओगे। बिल्कुल नहीं, वंस इन अ वाइल अगर करता भी है, आयुर्वेद खुद कहता है कि आपको कोई भी चीज नित्य नहीं करनी है। अगर मैंने बोला सिर्फ रसायन छोड़ के, जैसे मैंने त्रिफला का नाम लिया, त्रिफला आप रेगुलर ले सकते हो, उसके बाद अगर आपकी कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी चल रही है तो आपको महीने 1.5 महीने बाद 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए छोड़नी होती है। ओके। 1 दिन 2 दिन महीने में चीट चलेगा, क्योंकि गैप लेना है अपने शरीर को। आप आपने अपने शरीर को आदी नहीं बनाना है, बिल्कुल ना दवाई का आदी बनाना है, ना सिर्फ उसी खाने का आदी बनाना है। अब मान लो मैंने आपको सिर्फ खिचड़ी दलिए पे रख दिया, हाँ, और आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, आप तो खा ही नहीं पाओगे। सबसे ज्यादा लोग डरते हैं कि अगर आए जाएंगे खिचड़ी दलिया खिलाएंगे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं तो ये कहता हूँ हमारे भारत की जो पाक शास्त्र है, मैंने आयुर्वेदीय पाक शास्त्र पढ़ा तो हमारे पास 4,500 कुजाइन्स हैं, 4,500 कुजाइन्स हैं। ये सिर्फ मैं वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ, रेसिपीज हैं इतनी, आज नहीं पहले की है, और आज तो और ऐड हो गई होंगी इसमें। आज तो और ऐड हो गई होंगी। तो वो आपको खाना कैसे है, वाइज ईटिंग करनी है, समझ के करना है, अपनी बॉडी को समझ के करना है। एक बंदा, अब जैसे यूजुअली लोग बोलते हैं नींबू पानी से एसिडिटी कम होती है, लेते हैं लोग। मेरी प्रकृति पित्तज है, मैं नींबू पानी पीता हूँ, मेरे को सिर दर्द हो जाता है, मेरे को खट्टी डकारें आती हैं, तो वो मेरे लिए नहीं बना है। मेरे को नोट कर लेना है, मुझे आगे से नींबू पानी अवॉइड करना है। आयुर्वेद इज ऑल अबाउट योर पर्सनलाइज्ड रेजिमे, कि आपकी प्रकृति कैसी है, आपकी प्रकृति जैसी है वैसा आप जीवन जियो, आपको जिंदगी भर कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको नींबू ट्रिगर कर रहा है, छोड़ दो भाई, नींबू जरूरी थोड़ी है। सही बात है। दूध नहीं पच रहा है, दूध छोड़ दो। बहुत सारी चीजें, नेचर ने इतनी चीजें हमें खाने के लिए दी हैं, तो वो आप अपनाओ। करेक्ट। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जो आपने बताया, इतनी सारा ज्ञान दिया, बिल्कुल एशियंट से लिंक करके, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग भी आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, ये सिर्फ एक मैसेज पहुंचाने का काम नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य आप कमा रहे हैं, और ऐसे ही आप पुण्य कमाते रहें, तरक्की करते रहें, यही परमात्मा से प्रार्थना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।